नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, आप अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का नागार्जुन कवि द्वारा रचित पाठ यह दंतोरित मुस्कान। इस पाठ में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उसको कवि ने कविता में अनेक बिंबों अर्थात अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक उपमाओं के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है और सुंदरता की व्याप्ति ऐसी होती है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। इस दंतोरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाकपन भी जुड़ जाता है। तो बच्चों, चले आगे, जहाँ शुरू करते हैं आपका चैप्टर। कवि कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनती तो आज तुम्हारा और मेरा ये जो मिलन है, ये संपर्क जो है वो नहीं हो पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर और अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अंगुलियाँ माँ की कराती रही मधुर पर्क। देखते तुम इधर कनखरी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहता है कि तुम्हारी ये जो दंतोरित मुस्कान है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे मन को मोह लेती है। कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनती तो मैं न देख सकता न जान पाता तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान। अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो मैं न तो तुमको देख सकता, न जान पाता, और ना ही तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान जो है वो मुझे देखने को मिलती। धन्य तुम। कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। तुम इतने समय तक एक दूसरे के साथ रहे। मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। मैं एक अतिथि हूँ प्रिय, तुमसे मेरी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की अंगुलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो अपने कहते हैं कि गुटकी दी जाती है या पंचामृत करवाया जाता है, वो तुम्हारी माँ के द्वारा ही हुआ, तो तुम्हारी और मेरी कोई पहचान नहीं है। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो, जैसे किसी अजनबी को देखा जाता है। जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे ये जो नए नए निकले दांत वाली मधुर मुस्कान है मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। चलो बच्चों, पढ़ते हैं नागार्जुन द्वारा रचित दूसरी कविता है फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। जो फसल आपको दिखाई देती है, जो वास्तविक रूप आप देखते हो, उस फसल को बड़ा होने में किन किन तत्वों ने कैसा योगदान दिया है, उसके बारे में जो है नागार्जुन ने बताया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में बताया है कि
प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। आज जहाँ अपन उपभोक्तावादी संस्कृति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बार फिर से अपनी पुरानी सभ्यता वाली संस्कृति जो है प्रमुख आधार रही है अपने जीवन का, कृषि सभ्यता, उसकी ओर ले जाती है। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि यहाँ पे कहता है कि लहराती फसल को पैदा करने में मनुष्य और प्रकृति दोनों का ही पारस्परिक संबंध सहयोग होता है। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में एक दो नदी ही नहीं, अपितु अनेक नदियों का अपना जल दे करके उसकी सिंचाई करती है। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्य का परिश्रम मिलता है। उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं, अपितु हजार हजार खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में लहराती फसलें पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग से सृजन संभव है। यहाँ पे नदियों का पानी, करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत और अलग अलग मिट्टियों का जो गुण होता है वो फसल को पैदा होने में सहायता करता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदिल मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि यहाँ पे कह रहा है कि फसल क्या है? फसल खुद में कुछ नहीं है, स्वयं कुछ नहीं है, बाकी प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही उसका विकास संभव है। इसी से सृजन संभव है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए पानी का जादू जिससे फसल की सिंचाई हुई थी, और वह तो लाखों करोड़ों मनुष्य द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदिल मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया था, और वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान ही सहयोग है। इस प्रकार से इन सबके सहयोग से ही खेती में लहराती फसलें खड़ी होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 5 अलग अलग चीज़ों का जो सहयोग वो है बताया गया है। सबसे पहला नदियों का पानी, फिर लोगों की हाथों से की गई मेहनत, अलग अलग खेतों की मिट्टी के गुण, फिर है सूरज की रोशनी जिसमें फसल पक के बड़ी होती है, और अंत में जो है हवा। इन 5 के सहयोग से ही फसल का विकास होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे।